खाड़ी लवर हम इंडिया के जनरल नॉलेज में पढ़ रहे थे विशाल मैदानों के बारे में। ठीक, आज मैं न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ तटीय प्रदेश। आज हम तटीय प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो तटीय प्रदेश हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो 7,516.6 किलोमीटर है। ये तटीय क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप में होके जाते हैं। भारत में तटीय मैदान दो प्रकार के हैं, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। देखो, ये हमारे दो तट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पहले हम बात करते हैं पूर्वी तट की। ये बंगाल की खाड़ी की ओर से पूर्वी घाट के बीच में पाया जाता है। इसकी जो चौड़ाई है वो 100 से 130 किलोमीटर है। यहाँ गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक बहुत बड़ा विस्तार है। गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्ण के सुदर्शन डेल्टाओं द्वारा यहाँ चिन्हित है। सबसे इसकी महत्वपूर्ण जो भौगोलिक विशेषता है चिल्का झील और पुलकित झील यानी कि लैंगून पाई जाती है। यहाँ विशाल और सूखा क्षेत्र है जिसके परिणाम से यहाँ स्थानांतरित रेत के टीले पाए जाते हैं। ये पूर्वी तट का जो क्षेत्र है वो कृषि उत्पाद के लिए बहुत उपजाऊ है, उत्पादन के लिए बहुत। यहाँ कृष्णा नदी का डेल्टा दक्षिण भारत का अन्न भंडार है। जो पूर्वी तट में कृष्णा नदी का डेल्टा है वो दक्षिण भारत का अन्न भंडार है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी तट के बारे में। ठीक, यह उत्तर में खंभात की खाड़ी से कैप कोमोरेन तक विस्तार है यानी कि कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण तक ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी जो चौड़ाई वो 10 से 25 सेंटीमीटर है। बॉम्बे तट पर चौड़ाई इसकी सबसे ज़्यादा है। जो बॉम्बे तट है, मुंबई हमारी, वहाँ पे जो ये तट है पश्चिमी तट, इसकी जो चौड़ाई सबसे अधिक है। यहाँ ऑयल बहुत ज़्यादा मिलता है यानी कि ये जो क्षेत्र तेल से भरपूर है। ठीक, इसकी जो सीधी तट रेखा है वो 6 महीने की अवधि में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को हवाओं से प्रभावित होती है। इस प्रकार अनेक पूर्वी समक्ष की तुलना में अधिक नम्र है। इसके अकॉर्डिंग जो और पूर्वी समक्ष हैं उनके अकॉर्डिंग ये नम है। नम मतलब सॉफ्ट, नम मतलब बहुत, अब समझ ही रहे होंगे। पूर्वी तट की तुलना में अधिक दांतेदार। जो हमारा पूर्वी तट है वो थोड़ा कम उसमें है। उसका जो तट है वो कम उसमें है, लेवल में मतलब उसके जो कोर्नर होंगे वो दांतेदार नहीं है। लेकिन पश्चिमी तट के कोने वो बहुत ज़्यादा दांतेदार माने गए हैं। ये जो पश्चिमी तट है ये बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान पश्चिमी तट करता है। कि यहाँ की एक बात और, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक, इसके बजाय झरनों की एक श्रृंखला बनाती है। जैसे समुद्र में वो लहरें आती हैं वैसे एक श्रृंखला बनाती है। याद रखना, डेल्टा पूर्वी तट बनाते हैं और पश्चिमी तट झरने बनाते हैं, झरनों की श्रृंखलाएं बनाते हैं। यहाँ मछली पकड़ना, अंतर्देशीय निवेशन और पर्यटन के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ मछली पकड़ना और ट्रैवल के लिए बहुत माना जाता है। ठीक, यहाँ जो सबसे बड़ी झील है वो बेम्बनाउड झील है। इनका भी विभाजन किया गया है। पहला है कच्छ और काठियावाड़ तट, दूसरा है कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालवार तट। ठीक, चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ लेंगे, भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। आपने मरुस्थलीय प्रदेश तो सुना ही होगा, थार का रेगिस्तान वगैरह ना। हाँ, तो थार का मरुस्थल वगैरह। चलो लेट्स पढ़ते हैं। थार नाम जो है वो थुल से लिया गया है। इस क्षेत्र में रेत की लकीरों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है। ठीक, इसे महान भारतीय मरुस्थल यानी कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। थार का मरुस्थल लगभग 58% भारत में पाया जाता है। शेष भाग इसका जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक, भारत के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो थार का जो मतलब एरिया है वो 4.56% है। अब लगा लो थार का रेगिस्तान कितना बड़ा है। इसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, देखो, इसका जो क्षेत्र है वो 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ वर्षा 150 मिमी प्रति वर्ष होती है। कम वनस्पति आवरण के साथ सूचक जलवायु पाई जाती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा में एक साथ प्रकृति सीमा बनाती है।
ठीक। ये राजस्थान और पंजाब के सिंध में भी पाई जाती है। ऐसे तो ये गुजरात के कच्छ के रण में भी पाई जाती है, मतलब वहाँ से भी एक रास्ता जाता है कच्छ के रण में। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। देखो उत्तरी भाग में सिंध की ओर ढाल और दक्षिण भाग में कच्छ के रण की ओर ढाल। जिसका उत्तरी भाग है वो सिंध की ओर जाता है और दक्षिण भाग है वो कच्छ के रण की ओर जाता है। इन टीलों की जो ऊंचाई है वो 150 मीटर है और इस क्षेत्र की जो अधिकांश नदी है वो अल्पकालिक है। यहाँ की जो जलवायु वो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जलवायु, यानी कि जो लगातार उच्च दबाव और अवतलन में चलती रहती है। गर्मी के मौसम में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा करता है, ठीक। इसका जो गर्मियों में टेम्परेचर रहता है 75 to 70 डिग्री सेल्सियस रहता है और सर्दियों में रहता है 39 to 50 डिग्री सेल्सियस। लगा लो गर्मी कितनी भयंकर पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी नोट सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये नोट सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको बताऊंगी कि मेरे नोट्स कहाँ मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।